ये है एपिसोड नंबर 1, वो है चैप्टर नंबर 1 का बीसी कैन इंट्रोडक्शन। तो फटाफट से रेडी हो जाइए और हेडफोन रेडी करके फटाफट से सुनना शुरू कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सब कुछ आपके दिमाग में जाने वाला है दोस्तों। चलिए चैप्टर 1 जो कि इंट्रोडक्शन था बीसीके का, उसमें सबसे पहले वो बोलते हैं कि डोमेन्स क्या क्या हो सकते हैं। डोमेन्स की अलग अलग लिस्ट हो सकती है, जैसे कि एक्टिविटीज, स्केल, ज्योग्राफिकल स्कोप, ऑनरशिप, मार्केट, स्टेक होल्डर, फंक्शंस, फोकस, कंसर्न्स, मोड और अंडरलाइंग एक्टिविटीज। ये जो उन्होंने डोमेन्स बताए, ये उन 3 डोमेन्स को कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं बीसीके इज वास्ट। डोमेन का मतलब क्या होगा? स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ नॉलेज। ये पहला एमसीक्यू आप ध्यान रखिएगा। सेकंड वन, बीसीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है क्योंकि यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज आल्सो वास्ट, लगातार चेंजिंग, लगातार हैपनिंग। सेकंड, बीसीके इज इक्लेक्टिक। इक्लेक्टिक क्यों बोल रहे हैं मालिक? क्योंकि ये बहुत सारे डिसिप्लिन्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, हर डिसिप्लिन की अपनी एक वोकेबलरी है ना। उसमें कुछ वर्ड्स जो एमसीक्यू में आते हैं वो है स्ट्रेटेजी वर्ड। कहाँ से उठ के आया दोस्तों? मिलिट्री से। दूसरा, लॉजिस्टिक, कहाँ से उठ के आया? अगेन मिलिट्री से, जिसको मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स बोला जाता है। लॉजिस्टिक के ऊपर एमसीक्यू आया तो ध्यान रखिएगा। बुल्स, एनिमल साइकोलॉजी से ये बना हुआ सब्जेक्ट, जिसमें बोला जाता है बुल्स हमेशा अपने एनिमीज को ऊपर फेंकता है, इसलिए बायोलॉजी का टर्म। बियर, अगेन बायोलॉजी का टर्म एनिमल साइकोलॉजी के साथ। स्थिति क्या है सर? बुल जो है अप मार्केट को डिनोट करता है क्योंकि बुल हमेशा अबव लेवल फेंकता है, और बियर जो है हमेशा पुश डाउनवर्ड्स करता है। तो 2 मेन वर्ड ध्यान रखिएगा, पहला बुल थ्रोज अप, दूसरा बियर पुश डाउनवर्ड। बीसीके का तीसरा डोमेन जो है वो है एवर एवॉल्विंग, एवर एक्सपांडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें आते रहते हैं और अपडेशंस और डेवलपमेंट लगातार होते हैं। और खास बात क्या है मालिक? 3 इंपॉर्टेंट वर्ड। जिस व्यक्ति में 3 काम करने की कैपेसिटी होगी वो जरूर एक अच्छा बिजनेसमैन साबित होगा। पहला लर्न, दूसरा अनलर्न, तीसरा रीलर्न। जो सीखा है उसको हटाओ और वापस से नया सीखो मालिक। तो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, ये एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपांडिंग के 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और इसी के साथ डोमेन्स की इलिस्ट्रेटिव लिस्ट थी, जिसमें हमको एक्टिविटीज को, स्केल को, ज्योग्राफिकल स्कोप को, ऑनरशिप को, मार्केट को, स्टेक होल्डर को, फंक्शंस को, फोकस को कवर करने की कोशिश करते हैं। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बीसीके का क्या इंपॉर्टेंस है यार मालिक? देखो, सबसे पहला तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है ऑडिट, ताकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए डिसीजंस ले पाएं, स्ट्रेटेजीज बना पाएं, प्लान बना पाएं, बजट बना पाएं। ये 4 वर्ड ध्यान रखिएगा। जब तक हमको उनके काम का नॉलेज नहीं होगा, हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे दोस्तों? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ईजी है इन चीज़ों को समझना, इसीलिए हमारे लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बीसीके के लिए एक और खास बात होती कि बीसीके का क्वेश्चन कैसे डेवलप करोगे, है ना। बीसीके क्वेश्चन इनहैंस कैसे होगा? बीक्यू, जैसे हम ईक्यू बोलते हैं वैसे ही बीक्यू के लिए आप कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, आप कुछ न्यूज़ मैगजीन्स खरीद सकते हैं, जैसे कि बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस इंडिया। चैनल्स हो सकते हैं सीएनबीसी, बीटीवी, एनडीटीवी। और इनहैंसिंग में खास वर्ड जो एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है। पहली सोच, क्या बिजनेस हर तरफ है? हम बोलेंगे यस, बिजनेस इज ऑल अराउंड। अपने आप को एश्योरेंस दें कि हम डेली बेसिस पे ये काम करते हैं, तो रोज आप बीक्यू बढ़ा सकते हो अपना। सेकंड, क्या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए नहीं होता क्या बिजनेस? अरे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए होता है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस लिवरेज देता है। लिवरेज इज द इक्लेटिक नेचर ऑफ द बीसीके की ध्यान रखना, इसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड्स। और 6 ऑनेस्ट सर्वेंट जो कि रुडियार्ड किपलिंग ने बोले थे, अगर इस पे एमसीक्यू बने कि 6 ऑनेस्ट सर्वेंट हमारे कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चंस क्या क्या है मालिक? व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हू। ये 6 बातें, 6 सर्वेंट बताए रुडियार्ड किपलिंग ने। कौन सी किताब में बताए थे? एलिफेंट्स चाइल्ड में बताए गए थे। और खास बात, बिजनेस में प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट लगातार चाहिए। तो बिजनेस के बीक्यू के 4 अलग अलग एमसीक्यूज अगर बनते हैं, क्या ये सेल्फ एश्योरेंस के लिए? हाँ। क्या ये प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट से आएगा? हाँ। क्या ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ट गाइड्स हैं? यस। तो छोटी छोटी सी बातें जो एमसीक्यू में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम। पहला, बोलो मालिक? पहला इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की खास बात लाइवलीहुड के लिए है, वो लाइवलीहुड के लिए है ये। और नॉन इकोनॉमिक जो है वो है कंसर्न, चिंता, किसी अपने वाले की, किसी से प्रेम, किसी से प्यार, किसी से स्नेह, लव एंड अफेक्शन। किसी का पैशन हो सकता है, कोई हॉबी। किसी के पास अलग अलग पैशन है अगर हॉबीज में, जैसे एनिमल राइट्स हो सकता है, कॉज हो सकता है किसी चीज के लिए, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एक कॉज हो सकता है। कुछ भी आप करोगे वो नॉन इकोनॉमिक कहलाएगा। तो अंतर क्या है मालिक? लाइवलीहुड में
हम बात करें तो इकोनॉमिक कवर होता है। रैशनल एक्टिविटीज हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और जो इमोशनल होता है, जो सेंटिमेंटल होता है, वो कहलाता है नॉन इकोनॉमिक। तो ध्यान रखिएगा, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटी, पैट्रियोटिक। अगेन, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, पर्सनल, रिक्रिएशनल, चैरिटी, पैट्रियोटिक, इन सबको मिलाकर हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मालिक, हम सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का स्वार्थ देखते हैं। पैटा एक एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अच्छा, क्या खास बात है? नॉन इकोनॉमिक में क्या इकोनॉमिक डायमेंशन नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, उसमें भी टाइम, मनी और रिसोर्सेज का यूज होता है। अगर आपको चैरिटी भी करनी है मालिक, तो उसके लिए पहले पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाके आप वो चैरिटी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डायमेंशन। दोनों में डिस्टिंक्शन कैसे होगा सर? दोनों में इंटेंशन देखोगे आप। जैसे लॉ में इंटेंशन देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज क्या सोचती है, उसी तरह कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, इसके पीछे की भावना, इसका मोटिव, इसका इंटेंट आपको देखना पड़ेगा। क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की? सर सबसे पहला और फॉरमोस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सबको मालूम है मालिक, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, ये इनकम जनरेट करने में हेल्प करना चाहिए। तो इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल हैव मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, देयर इज लैंड, देयर इज लेबर, देयर इज कैपिटल एंड देयर इज एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो क्या क्या चाहिए भैया इनको? लेबर को चाहिए वेजेस, जमीन को चाहिए रेंट, कैपिटल पे चाहिए इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मतलब है प्रॉफिट से। तो जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करें, माना जाएगा वो इनकम जनरेशन प्रोसेस का पार्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये काइंड में भी हो सकती है और कैश में भी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो इनकम जनरेटिंग पॉइंट है, वो इनकम जनरेटिंग काइंड में भी हो सकता है और कैश में भी। सेकंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज इट इज प्रोडक्टिव। अरे अभी हमने बात की कि इसमें लाइवलीहुड कमाने के लिए आपको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। प्रोडक्शन 2 चीजों का हो सकता है, एक गुड्स और एक सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन ही है जो सप्लाई साइड को शो करता है, आपकी किसकी? सप्लाई साइड को शो करता है। प्रोडक्शन कभी कभी खुद के लिए भी किया जाता है, जैसे किसान अपने लिए भी अन्न उगा सकता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी, तो उसके लिए भी प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम प्रोडक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटी कब मानेंगे? जब वो सेल्फ सस्टेंस की जगह सप्लाई साइड को डिनोट करे। तो 3 मेन वर्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड। पहला, it involves participation in the process of production. Second, it is about goods and services both. Third, it can be for self consumption or for market. Fourth thing is सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को ये डिनोट करता है। चलिए मालिक, तीसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज आल्सो रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन साइड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ सप्लाई करोगे कि कंजम्पशन भी करोगे यार? तो डिमांड साइड जो है वही तो कंजम्पशन है। जब लोग खर्चा करते हैं और गुड्स को खरीदते हैं, वही आपकी डिमांड साइड होती है। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ खर्चा करने की इच्छा और खर्चा करना, दोनों बातों में अंतर होता है ना? तो कंजम्पशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सिर्फ प्रोडक्शन करोगे काम का नहीं। आखिरी एक्टिविटी का पार्ट वो है सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। ध्यान रखना, जो पैसा आप खर्च नहीं करते, अनस्पेंट इनकम इज कॉल्ड सेविंग। और ये आप इन्वेस्ट कर देते हो, कभी गोल्ड में, कभी रियल इस्टेट में, कभी बैंक्स में, कभी म्यूचुअल फंड्स में, कभी फाइनेंशियल कंपनीज में। इनसे आप कवर करते हो अपनी सेविंग को और कन्वर्ट करते हो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ में। तो ध्यान रखिएगा, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिरी में सेविंग की तरफ बढ़े, उसके बाद वो इन्वेस्ट हो जाए, ताकि आप वेल्दी हो पाए, है ना, मुकेश अंबानी जी की तरह। तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी, ये 4 फीचर्स के साथ हम कवर करने जा रहे हैं। एक बार और बोलो, सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। दूसरा, दे आर ऑफ सप्लाई साइड प्रोडक्शन। तीसरा, ऑफ कंजम्पशन साइड, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी कंजम्पशन साइड मींस डिमांड साइड मानी जाएगी। और चौथा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अगला पार्ट है हमारा मालिक, क्या बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसके 3 अलग अलग एंगल हो सकते हैं। एक ब्रॉडर एंगल, एक मीडियम एंगल और एक नैरो पर्सपेक्टिव। तो ब्रॉडर एंगल, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या होगा? जब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड। ब्रॉडर बोल रहे हो आप, मतलब पूरी की पूरी बिजनेस साइजेस, हर तरह के बिजनेस को कवर कर लिया आपने, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो स्टेट ऑन्ड हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे या MSME हो। हम ब्रॉडर बात कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन वर्ड है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज।
जब हम मीडियम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो मतलब हम किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सर, जैसे कि रिटेल बिजनेस, जैसे कि आईटी बिजनेस, ये जो पार्ट है ना, हम मीडियम वाला कवर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे कि एजुकेशन इंडस्ट्री, और उस एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर बहुत सारी फर्म्स हैं, उस आईटी बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी फर्म्स काम कर रही हैं, तो नैरो पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे कि आईटी में टीसीएस एक कंपनी है, इन्फोसिस एक कंपनी है। तो वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन, जो हमारा काम है वो नैरो पर्सपेक्टिव है, जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो मीडियम पर्सपेक्टिव है, और वो इंडस्ट्री के साथ सारे बिजनेस को अगर हम मैचअप करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, तो वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ ध्यान रखिएगा बिजनेस को समझाया जाता है। और हमारा टारगेट क्या है? बिजनेस का टारगेट है मार्केट डेवलप करना, सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को शो करते हैं हम, लेकिन इस सप्लाई साइड को हमको लिंक करना होता है डिमांड साइड के साथ, और इसीलिए 3 अलग अलग हमने कैटेगरीज देखी, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मीडियम पर्सपेक्टिव और नैरो पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन है क्या सर इंडिया में एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री मानेंगे? तो आंसर है इट डिपेंड्स। क्या लिख के आओगे एग्जाम में अगर टिक करना है तो इट डिपेंड्स। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सब्सटेनेंस के लिए किया जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, ये बात भी हम जानते हैं। तो एग्रीकल्चर को वैसे इंडस्ट्री हम ट्रीट नहीं करते, हालांकि उससे निकलने वाले प्रोडक्ट्स का हम बहुत मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज में, और कुछ नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, जैसे कि वीट से फ्लोर बनाना, है ना, इनका ज़रूर प्रोसेसिंग होता है, पर हमारे यहाँ अभी भी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री की तरह नहीं कंप्राइज किया जाता और टैक्स में भी उसको माफ़ी दी जाती है। चलिए साहब, ये हो गए हमारे 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव। अब आती है कि बिजनेस और दूसरे इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस जो है उनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। बिजनेस के अलावा एक कंपैरिजन होता है सर एम्प्लॉयमेंट से, और एक कंपैरिजन होता है प्रोफेशन से। लाओ भैया, बिजनेस के बारे में तो बहुत चीज़ें सुन ली, अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो सबसे पहला मेन वर्ड, मालिक ध्यान से सुनिएगा, 6-7 मेन वर्ड्स बोलने जा रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इज इक्वल टू जॉब डिस्क्रिप्शन, इज इक्वल टू पीरियोडिक कंपनसेशन, इज इक्वल टू मिनिमम क्वालिफिकेशन, इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इज इक्वल टू प्रोडक्शन के टारगेट, इज इक्वल टू मिनिमम एश्योर्ड इनकम हर महीने आएगी, इज इक्वल टू सर्टेनिटी है, इज इक्वल टू देयर आर सम कैरियर प्रोग्रेशंस। तो 7-8 अलग अलग वर्ड्स एम्प्लॉयमेंट से। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, पीरियोडिक कंपनसेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में शर्तें होती हैं, टर्म्स होती हैं, टारगेट अचीव करने होते हैं, मिनिमम एश्योर्ड इनकम होती है, कुछ सर्टेनिटी और कैरियर प्रोग्रेशन के चांसेस। प्रोफेशन सर जो आपका और मेरा है, जो सीए प्रोफेशन की हम बात करते हैं, तो ये है रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर, जिसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हमारे लिए है आईसीआई, और आईसीआई हमारा माई बाप है, और वही हमको कोड ऑफ कंडक्ट भी सिखाता है कि भैया बिहेवियर कैसा रखना है, सीए बनने के बाद कैसे काम करोगे आप। तो अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, ये सब भी प्रोफेशन में ही आते हैं। खास बात, प्रोफेशन इमर्ज होता है थ्रू नोबिलिटी, थ्रू इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, हाई एस्टीम एंड सोशल स्टेटस। बहुत रेस्पेक्ट है प्रोफेशन में, यस बिल्कुल है, आपको पर एथिकली काम करना है, यस, यही कोड ऑफ कंडक्ट में हमको सिखाया जाता है। हमारी बॉडी आईसीआई है, और उसका जो लोगो है वो क्या शो करता है? हमारा जो लोगो है आईसीआई का, वो शो करता है विजिलेंस। ध्यान रखिएगा, एक ही वर्ड, विजिलेंस। अब 3 बातों में डिफरेंस क्या क्या रखेंगे सर? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो एमसीक्यू आएगा भैया, एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट को क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे बिजनेस। कोई बोले स्पेशलाइज नेचर ऑफ सर्विस, हम बोलेंगे प्रोफेशन। कोई बोले सिर्फ अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो, तो सर फिर वो एम्प्लॉयमेंट है। बोले मालिक, तो बिजनेस के लिए मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सर एंटरप्रेन्योर का होना, प्रोफेशन के लिए किसी बॉडी की मेंबरशिप, और एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए तो सिर्फ आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ही चाहिए। क्यों करते हैं सर लोग बिजनेस? सर पर प्रॉफिट के लिए, और प्रोफेशन सर फीस के लिए, और नौकरी सर वेजेस एंड सैलरीज के लिए। क्या कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है सर बिजनेस के लिए? ना, कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी बिजनेस कर सकते हो। क्या मेंबरशिप के लिए? सर बहुत जरूरी है। और जॉब के लिए सर कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। एथिकल गाइडेंस किसमें है सर? प्रोफेशनल कोड जो है आईसीआई हमको देता है, तो प्रोफेशन में तो ऑलरेडी कोड ऑफ एथिक्स दिए जाते हैं। एम्प्लॉयर की बात करें तो एम्प्लॉयर जो है खुद अपने कोड्स तय करता है एम्प्लॉय के लिए, और बिजनेसमैन की बात करें तो वो खुद अपनी वैल्यूज, अपने मोरल, अपने एथिक्स डिसाइड करता है। इन्वेस्टमेंट बोलो किसमें सबसे ज्यादा? सर बिजनेस में सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा कम प्रोफेशन में, और बिल्कुल भी नहीं है सैलरी में, मतलब जॉब में। पर्सनल ऑटोनॉमी बोलो, फ्रीडम सर सैलरी में थोड़ी कम होती है, प्रोफेशन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। और बिजनेस तो लोग खोलते ही इसीलिए कि यार मैं खुद के लिए काम करूंगा, आई विल बी माई ओन बॉस।
साइकोलॉजिकल मैटर बताओ, क्यों लोग जॉब करते हैं सर? लाइवलीहुड के लिए। और प्रोफेशन सर, सर्विस टू द क्लाइंट, सर्विस टू द इंडस्ट्री, सर्विस टू द सोसाइटी। और बिजनेस सर, इकोनॉमिक अचीवमेंट के लिए। ये साइकोलॉजिकल मोटिव होता है। इनकम की सर्टेनिटी सबसे ज्यादा किस में है सर? जॉब में। उससे कम थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है प्रोफेशन में, सबसे कम सर्टेनिटी है बिजनेस में। बिजनेस बिल्कुल रोलर कास्टर की तरह है मालिक, हमेशा डामाडोल चलता है, कभी बहुत फायदा कभी थोड़ा नुकसान, अप एंड डाउन लगातार चलते रहते हैं। स्टेबिलिटी सर जॉब में ही है, स्टेबिलिटी तो जॉब में ही है। और बिजनेस में सर, बिजनेस में काई की स्टेबिलिटी सर? प्रोफेशन में सर है ना, स्टेबिलिटी है प्रोफेशन में। तो बिजनेस क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते हो? आप सीए बनकर और आप अपने बच्चे को मेंबरशिप दे दोगे? सर ऐसा नहीं हो पाएगा सर, उसको खुद को कमानी पड़ेगी मेंबरशिप। तो बिजनेस ट्रांसफर पॉसिबल है, लेकिन जॉब और प्रोफेशन में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो फिर लोग बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि सर बिजनेस जॉब क्रिएटर है, बिजनेस जॉब सीकर नहीं है। जो लोग जॉब ढूंढते हैं वो बिजनेस के लिए नहीं बने। तो बिजनेस कहीं ना कहीं दूसरों को मौका देने का एक तरीका है। इनडायरेक्टली आप दूसरों को अपॉर्चुनिटीज देते हो। प्रोफेशन में भी हाँ, कुछ हद तक हम भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन जितना एक बिजनेसमैन करता है उतना एक प्रोफेशनल व्यक्ति भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता। तो पहला फीचर जॉब सीकर की जॉब क्रिएटर बोलोगे सर, जॉब क्रिएटर बोलेंगे सर हम। सेकंड, बिजनेस की खास बात सर, हमेशा वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? तो पहला आंसर, persistent increase in the country's GDP is called economic growth। सर ये GDP क्या होती है? It is the value of all the final goods and services produced, जो किसी एक कंट्री में एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस हुई है, वो कहलाती है GDP। और इसी GDP की इंक्रीज के लिए लोग करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ध्यान रखिएगा, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग है? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रोथ जो है GDP की बात करता है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है। वापस से सर, जब हम ग्रोथ वर्ड यूज करेंगे तो वो सिर्फ GDP के आंकड़ों की, GDP के नंबर्स को बढ़ाने की बात करता है कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो वो पूरे इकोनॉमी की और खास तौर पे अपने यहाँ रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। और सर अपन तो प्रैक्टिकली तो क्या लोग बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर को एक जैसा मान लेते, तो क्या ये एक जैसे हैं? ना 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 लल्ला ना। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर लोग यूज जरूर कर लेते हैं वर्ड्स को, लेकिन एंटरप्रेन्योर वो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एंटरप्रेन्योर वो है जो अपॉर्चुनिटी सीकिंग बिहेवियर रखता है, एंटरप्रेन्योर वो है जो क्रिएटिविटी रखता है, एंटरप्रेन्योर वो है जो इनोवेशन करता है। तो चार खास बातें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटी सीकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन से थोड़ा सा अलग करती है। तीसरा फीचर सर, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। यस बिल्कुल, आप जैसा बिजनेस खोलोगे वैसा साइजेबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी, और उसी के हिसाब से हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज इंटरप्राइज को डिफाइन करते हैं। MSME है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और बीच में एक और वर्ड लार्ज। तो कोई सा भी बिजनेस हो यार, उसमें पैसा तो लगेगा। अब डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगाना चाहते हो और किस तरह का बिजनेस साइज ओपन करना चाहते हो। फोर्थ, जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज है सर बिजनेस में। बिल्कुल है मालिक, आप चूंकि इन्वेस्टमेंट करते हो तो कई बार तुरंत आपको प्रॉफिट, तुरंत रिजल्ट, तुरंत यील्ड नहीं मिलता। कई बार इन्वेस्टमेंट को फ्रुक्टिफाई होने में, मतलब उसको फल को पकने में टाइम लगता है, कई बार प्रॉफिट आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो क्या करें सर? कोई बात नहीं, जेस्टेशन होते हैं, रिस्क होती है। तो रिस्क कैसे कैलकुलेट होगी सर? रिस्क सर आप पहले से पता लगा सकते हो कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, लेकिन कोरोना आने वाला था, ये रिस्क थोड़ी ना सोची थी किसी ने। सर फिर इसको रिस्क क्यों बोल रहे हो? तो क्या बोलूं सर, इसको अनसर्टेनिटी बोलो ना। ओके, तो रिस्क जो है वो कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन अनसर्टेनिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा अंतर है। रिस्क में भी अनसर्टेनिटी, हाँ, इसीलिए तो बिजनेस को फ्लरिश होने में टाइम लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस हमेशा जेस्टेशन और अनसर्टेनिटीज की बात जरूर 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 करेगा। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, इफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी है मालिक बिजनेस। बिजनेस कोई रैंडम जुआ नहीं है कि आपने 5 फेंके और 6 पो आ गए, है ना, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस इज नॉट अ रैंडम एक्टिविटी, इट इज नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड सिस्टमैटिक। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे हम। खास बात बिजनेस की क्या है सर? हमेशा टाइम पे आना, टाइम पे काम करना, कंसिस्टेंट क्वालिटी देना, और अपने परफॉर्मेंस जो आपने सोचे थे उसको एक्सीड कर जाना, यही बिजनेस की सबसे खास बात होती है। तो बिजनेस शुड बी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, इफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटीज, इसको मत भूलिएगा आप, ध्यान रखिएगा इस बात का।
तो दोस्तों ये थी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और लेते हैं, ऑब्जेक्टिव और ओरिएंटेड पर्पसफुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है बिजनेस का। बिल्कुल सर, सबसे पहला सर प्रॉफिट। वैसे तो प्रॉफिट ही होता है सर, प्रॉफिट ही वो मोटिव है जिसके कारण लोग बिजनेस करते हैं, या इकोनॉमिक अचीवमेंट ही वो मोटिव है जिसके कारण लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के एंगल से बात करें तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। अकाउंट्स के एंगल से बात करें तो हम इनकम को ही प्रॉफिट मान लेते हैं कई बार, है ना। प्रॉफिट्स आर द इनकम ऑफ द बिजनेस। यस बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वेजेस और सैलरीज होती है, लेबर के लिए रेंट होता है, जमीन के लिए और इंटरेस्ट होता है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन सबको देने के बाद जो बच जाता है रेसिड्यू, जो भी बच गया रेसिड्यू, उन सबको क्या बोलेंगे सर? वो सब हमारा प्रॉफिट है। क्या पर पर्पस सिर्फ प्रॉफिट है बिजनेस का? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट के अलावा भी पहला पी हमारा प्रॉफिट है, एक पी के अलावा दो पी और होने चाहिए। मतलब देयर शुड बी 3 पीज इन द बिजनेस। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा पीपल एंड तीसरा प्लैनेट। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रॉफिट कमाना हमेशा लंबा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आप कभी ना कभी दिक्कत में आ जाओगे अगर सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रहे हो तो। आपका ध्यान होना चाहिए कि हमको लोगों का, मतलब सोसाइटी का, पीपल का भी ध्यान रखना है, हमको प्लैनेट का भी ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट कमाना बुरा नहीं है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पीपल एंड प्लैनेट हमेशा वो बुरा साबित होता है। तो फिर यार बिजनेस कैसा होना चाहिए? यार बिजनेस, जैसे हम विद्योदय पे सोचते हैं कि बिजनेस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी मोर इगैलिटेरियन, बिजनेस शुड बी मोर पार्टिसिपेटिव, एंड बिजनेस शुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू ऑल द जनरेशंस। तो ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग वर्ड, इगैलिटेरियन, पार्टिसिपेटिव एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी। सबकी, सबका साथ, सबका विकास वाला कंसेप्ट लग रहा है बिजनेस के लिए भी। भी आराम से ध्यान रखना, 3 पीस, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम बोल पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए सर? क्या क्या कंसिडरेशन, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए? देखो ऑब्जेक्टिव बहुत तरह के हो सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है सोशल, और एक होता है लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सर सेल्स है, प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इफिशियंसी ऑफ द रिसोर्सेज है, प्रॉफिट ज्यादा है मतलब वैल्यू एडिशन हो पाए, इन्वेस्टमेंट हो पाए, मार्केट शेयर क्रिएट हो पाए। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव सर, हम चाहते हैं कि हम सरवाइव करें लंबे समय तक, हम ग्रो करें, हम डाइवर्सिफिकेशन ला पाए, हम हेल्थ वाइज लोगों की एसेट्स क्रिएट करें, लोगों को फिटनेस दें। ये हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। कैपिटल जनरेशन हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सर? एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन, कम्युनिटी सपोर्ट देना। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर के प्रति भी हो सकती है। तो 3 ऑब्जेक्टिव तो हो गए। अपना 4th है लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल। पहला था इकोनॉमिक, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा सोशल, 4th वन इज लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल। सेल्स, प्रॉफिट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवर, हेल्थ, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन है ऑर्गेनिक, सोशल में है एजुकेशन, हेल्थ, अपने एम्प्लॉयज के प्रति, इन्वेस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लीगल, हेल्थ, एथिकल जो हम बोल रहे हैं, लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल, उसमें आ जाएगा अपनी ट्रूथफुलनेस रिगार्डिंग व्हाट। अरे सर थोड़ा सा इंटीग्रिटी तो रखो, थोड़ा ग्रीन टेक्नोलॉजी को तो प्रमोट करो, थोड़ा एमिशंस लोअर कर दो सर, थोड़ा वेस्ट हैंडलिंग और डिस्पोजेबल पे भी ध्यान दे दो, थोड़ा सा पॉल्यूशन एयर, वाटर और सॉइल का कम कर दो। यही आपके लीगल भी है, यही एथिकल भी, और ये एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। तो 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ सर और किस किस बातों का ध्यान रखना है? ध्यान रखिएगा, बिजनेस अकेले नहीं चलता, हमेशा इंटरडिपेंडेंट होता है, और एक से ज्यादा स्टेक होल्डर उसमें होते। तो 2 मेन वर्ड, इंटरडिपेंडेंसी एंड मल्टीपल स्टेक होल्डर। तीसरा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमने बात की प्रॉफिट के साथ प्लैनेट और पीपल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और प्राइमेसी ऑफ कस्टमर को मत भूलना वाली, है ना। वो हमारा कस्टमर ही है जो किंग है। कस्टमर को सेवा देना, कस्टमर को क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना, उनको सर्विस देना, उनको प्रोडक्ट क्वालिटी देना, यही आपकी प्राइमेसी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस का भी आपको ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट है हमारा कंसिडरेशन में, बिजनेस कंसिडर करता है कि वो इंटरडिपेंडेंट है, उसके मल्टीपल स्टेक होल्डर है, प्रॉफिट के अलावा भी उसके 2 टारगेट हो सकते हैं। प्राइमेसी ऑफ कस्टमर है, ये बिजनेस हमेशा मानता है, और परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रॉफिट्स तो देना ही पड़ेगा मालिक, है ना। ध्यान रखिएगा। तो इवन इफ द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा उसमें फिर 2-3 ऑब्जेक्टिव ब्रेक होते हैं कि भाई हम प्लेनेट का, पीपल का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लीगल का, एथिकल का, एनवायरमेंटल का, इन सब का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों,
अब एक दो एमसीक्यूज जो बन सकते हैं वो ये है कि आईटीसी जो है उसका नाम वर्ड में आता है कि ग्रीनेस्ट होटल, एक इस पे बन सकता है। असबा जो है सोशल एंटरप्राइज है, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट शक्ति हिंदुस्तान यूनिलीवर ने चला रखा है। और लेमन ट्री होटल डिसेबल्ड पर्सन को जॉब देता है। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे इजी और इंटरेस्टिंग पार्ट पे, वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ध्यान रखना है? सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंडल ऑफ राइट शो करता है। कैसे? सर आप प्रोप्राइटर हो तो सब कुछ आपका, लेकिन अगर आप कंपनी हो तो सर सब कुछ कंपनी का होगा और शेयर होल्डर सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे। तो बंडल ऑफ राइट्स होगा, ऑनरशिप में आएगा कि किसके पास क्या अधिकार हैं। तो ध्यान से देखना, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी तरह का राइट्स क्रिएट होंगे। और ऑनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। कुछ केसेस में ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों एक हो सकते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटर, लेकिन कुछ केसेस में ऑनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इन बात का ध्यान रखते हुए पहला रूल बनेगा, इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। दूसरा, बिजनेस या तो आप सिंगल कर लो या ज्वाइंटली। सिंगल करना है प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंटली करना है पार्टनरशिप, लार्ज स्केल पे करना है कोऑपरेटिव, और लार्ज स्केल पे करना है कंपनी। तो ऑनरशिप के साथ राइट्स आते हैं। राइट सिंगल भी हो सकते हैं, ज्वाइंट भी। ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, जिसका कंसेप्ट हमारे एचयूएफ में चलता है, उसका बाकायदा एचयूएफ एक्ट बना हुआ है। फैमिली प्रॉपर्टी आ जाती है और सब लोग मिलजुल कर उस बिजनेस को चलाते हैं। घर घर के लोग, घर घर की कहानी होती है वो, है ना, ध्यान रखिएगा। और डिस्टिंक्शन कभी कभी हो नहीं पाता बिजनेस पर्सन और बिजनेस में। कई बार डिस्टिंक्शन ना हो तो आप समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसमें कोई ऑनरशिप सेपरेशन है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा ऑनरशिप सेपरेशन नहीं हो पाता, ना इंडिविजुअल्स के केस में ना एचयूएफ के केस में। अभी एक नया फॉर्म और कौन सा आया सर? एलएलपी आया, इसीलिए ताकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। तो बिजनेस के लिए पहला पॉइंट हमने देखा ऑनरशिप ऑफ राइट से। दूसरा देखा सिंगल भी हो सकता है, ज्वाइंट भी हो सकता है। तीसरा हमारे पास है इट मे बी आइदर प्रोप्राइटरी फॉर्म, इट मे बी आइदर इन कॉर्पोरेट कंसर्न। प्रोप्राइटरी फॉर्म का लिमिटेशन बोलो सर, सबसे बड़ा लिमिटेशन तो है ना यही रहता है कि जो ऑनर है अगर उसकी हेल्थ, उसकी लाइफ, उसकी डेथ कुछ भी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जबकि कॉर्पोरेट में सर लोग आते जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को सेपरेट पर्सन माना गया है फ्रॉम इट्स ऑनर्स। तो सेपरेट पर्सन के तौर पर उसकी खुद की लाइफ है, वो इंडिपेंडेंट है अपने शेयर ऑनर्स के लिए, जबकि प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। लेकिन एक फायदा क्या है प्रोप्राइटरशिप में? सर सारा प्रॉफिट आपका है, हालांकि सारी रिस्क भी आपकी है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीन अलग अलग फॉर्म्स के उन्होंने वर्ड्स बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ऑनरशिप की बात करेंगे तो ऑनरशिप क्या शो करती है? पहला, बंडल ऑफ राइट्स। दूसरा, अकेले भी हो सकते हो, ज्वाइंटली भी होल्ड कर सकते हो। तीसरा, इट मे बी इन द प्रोप्राइटरी फॉर्म और अ प्रोप्राइटरी कंसर्न और इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर्म। प्रोप्राइटरी कंसर्न फॉर्म या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर्म। चलिए साहब, अब एक एक करके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। बताओ सबसे इजीएस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा है? सर प्रोप्राइटरशिप, जो आप अपने घर की खिड़की से भी शुरू कर सकते हो और बिजनेस शुरू हो जाता है एक बोर्ड टांगने पे। वो कहलाता है इजीएस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म प्रोप्राइटरशिप का। और वो खुद अपना इकोनॉमिक हीरो है, मालिक, ऑटोनॉमस है। वो खुद ही इनोवेटिव करेगा, वो खुद ही रिस्क बियर करेगा, वो खुद ही अनसर्टेनिटी बियर करेगा। वन मैन शो है मालिक, वो वन पर्सन आर्मी है, वो वन पर्सन बैंड है, वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। लेकिन इस तरह का बिजनेस क्या आप बड़े स्केल पे कर सकते हो? ना सर, ये तो स्मॉल स्केल पे ही हो सकता है ना। और प्रोप्राइटरशिप की शॉप्स तो क्या है, किसी भी घर में खुल जाती है, अपन ने देखा ही है। और 99% इंडिया में ये सभी लोग अनरजिस्टर्ड मैनर में काम करते हैं। लेकिन फायदा है लोगों का ट्रस्ट, पीपल्स ट्रस्ट इन लोगों के ऊपर होता है और ये लोग पर्सनलाइज्ड सर्विस दे सकते हैं। सबसे बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है मालिकी, सबसे लार्जेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर है मालिकी। कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट में बहुत सारा है। पर इनका आप ये मत सोचना कि प्रोप्राइटर क्या कर रहा है यार, छोटे छोटे बिजनेस ही तो कर रहा है। नहीं, ध्यान रखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू इवन एक्सपोर्ट आर हायर। बोल सकते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना। हम बोल सकते हैं कि स्मॉल ही ब्यूटीफुल है मालिक। चलिए, अब इसके नुकसान। सर इनके प्रोडक्ट हमेशा लोकल कह के इनकी बेइज्जती करते हैं यार अपन। ओके, डिरोगेटरी मैनर में बोलते हैं लोकल प्रोडक्ट्स। ओहो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती। यस, हायर और फायर पॉलिसी होती है, वो इसलिए कि इनको जमा तो रखा, नहीं तो निकाल दिया किसी भी एम्प्लॉय को। और सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन लोगों के नहीं होते। ये इतनी चिंता नहीं करते एज ए प्रोप्राइटर कि यार इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। जो पान मसाला बेच रहा है ना, जो विमल गुटखा वो बेच रहा है और जो बिल्कुल मस्त होके बोल रहा है कि जुबां केसरी, वो कभी ये थोड़ी ना सोचता है कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा यार। तो ये चार इसके नुकसान हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर वर्ड बना कैसे? सोल का मतलब है सिंगल,
इंडिविजुअल, सोल का मतलब ही सिंगल इंडिविजुअल होता है। खासकर वो रिलाय करता है किस पे सर, अपनी पर्सनल सेविंग, अपनी पर्सनल एसेट्स, जैसे कि पापा से ले लिया, दोस्तों से उधार ले लिया, माइक्रो फाइनेंस ऑब्टेन कर लिया, बैंकों से थोड़ा बहुत उधार ले लिया, कुछ बिजनेस फैसिलिटेटर की मदद ले ली और बिजनेस ओपन हो गया। सारी रिस्क भी उसकी और सारा प्रॉफिट भी उसका। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोनॉमी उसकी मेरिट है, सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल लिमिटेशन है। विजिबिलिटी ऑफ द ऑनर और पर्सनलाइज सर्विस इसका फायदा है, तो वो अकेला इस रिस्क को बियर करता है दोस्तों, ये उसकी लिमिटेशन है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी लिमिटेशन है। गोइंग कंसर्न तब तक ही है जब तक कि वो हेल्दी है। सक्सेशन हो पाएगा क्या? यस, अगर वो वसीयत बना दे, विल बना दे बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ, वो ये कर सकता है। और अपने यहाँ अलग से एक एक्ट है जिसको बोला जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें हिंदूज, पारसीज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स का वर्ड हैं। वो चाहें तो एक विल, एक टेस्टामेंट, एक वसीयत बना सकते हैं कि मेरे बाद मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। तो ये इसका मेरिट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप दी जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट है अपना ऑर्गेनाइजेशन में एक और जबरदस्त, वो है अपना परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये क्या है सर? सर HUF अलग सेपरेट एंटिटी मानी गई है इनकम टैक्स एक्ट में भी। हम बोलते हैं ये सर हमारे परिवार का, हमारे घर का ही बिजनेस है, लेकिन इनकम टैक्स उसको अलग मानता है। HUF कभी भी सैलरी इनकम करेगा क्या? ना 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 सर, सैलरी इनकम तो वो करता है जो जॉब करे। HUF तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हुआ ना सर, सारे लोगों को जोड़कर हम देखते हैं तो HUF बोल देते हैं, अनडिवाइडेड। और इस HUF में कौन कौन आएगा सर? HUF में सबसे पहले तो फैमिली वर्ड आएगा। फैमिली फॉर्म होती है मैरिज से, तो बोल सकते हैं मैरिज होने के बाद पूरी जो जनरेशन आती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, वो सब मतलब ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंड चिल्ड्रन, 3 सक्सेसिव जनरेशन को हम HUF में कवर कर सकते हैं। वापस से सर, ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये 3 जनरेशन जो हैं वो आ जाती है एक HUF में। और इसमें बुद्धिस्ट, जैन, सिख फैमिलीज भी कवर होती हैं। तो HUF वैसे तो आर्टिफिशियल हेड होता है इसका करता, ये सब हमको मालूम है। कैसे बनती है सर HUF? फॉर्म बाय बर्थ सर, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? ना 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 ना, हम परिवार में कोई कॉन्ट्रैक्ट करके पैदा थोड़ी ना हुए सर, हमने तो बस पैदा हो गया, हम उस परिवार के हिस्से बन गए, बात खत्म। जबकि मुस्लिम फैमिली में आपको अगर बिजनेस में आना है तो उसके लिए बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज इसका मैरिट है। ध्यान रखिएगा, सभी परिवार के लोग और उनकी जनरेशन जिसमें आती जाती हैं, सोशल कैपिटल होती है, इनकी खुद की एक गुडविल होती है परिवार की, उस वजह से भी इनका बिजनेस चलता है। पुरानी गुडविल भी इसमें काम आती है। तो सोशल कैपिटल वर्ड यूज करा इसके लिए उन्होंने। फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली ऑनर्स बन जाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है यार। जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बर्थ से ही फैमिली मेंबर्स बढ़ते जाएंगे और को ऑनर्स उस बिजनेस के इंक्रीज होते जाएंगे। डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। यस, ये इसकी मेरिट है क्योंकि कर्ता अकेला सारे डिसीजंस लेता है मोस्टली। लायबिलिटी लेकिन अनलिमिटेड है कर्ता की, यही उसकी लिमिटेशन है। इसीलिए इंसॉल्वेंसी के केस में कर्ता की पूरी एसेट्स जा सकती है मालिक, ध्यान रखिएगा। तो बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी सर, बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी उनके शेयर तक होती है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होती है, उससे ज्यादा उनसे वसूल नहीं कर सकते। परिवार कब तक चलेगा सर? जब तक कि उसमें बंटवारा ना हो जाए। तो लिमिटेशन है एज अ गोइंग कंसर्न बोलो, जैसे कि हमने प्रोप्राइटरशिप में देखा, उसी तरह यहाँ भी लिमिटेशन है कि बहुत बड़े परिवार या फैमिली ग्रुप्स या हाउसेज लंबे समय तक चले, इसके थोड़े से चांसेस कम है। खासकर अभी अभी देखा आपने अंबानी परिवार में भी बंटवारा हुआ। ऑनरशिप का सक्सेशन सर आप चाहो तो विल से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी आप इनहेरिटेंस लॉ लगा दो और हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत यहां भी ऑनरशिप दी जा सकती है। ये कॉमन पॉइंट था जो प्रोप्राइटरशिप में भी था। अब आता है हमारा फेवरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेकर हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है ना आपने, लॉ वाले पार्ट में। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्चुअल को ऑनरशिप में मालिक 2 या 2 से ज्यादा लोग प्रॉफिट शेयर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यही अपना म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट था। डीड बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ये वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करो। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स कैसी होती है दोस्तों? अनलिमिटेड। खास बातें पार्टनरशिप की सर एग्रीमेंट से क्रिएट होती है ना, एंसेस्टर फैमिली से क्रिएट नहीं होती। 2 भाई भी अगर पार्टनरशिप करेंगे तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 2 या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। लिमिटेशन जो इसमें कही गई, ध्यान से सुनिएगा, 10 लोग मैक्सिमम बैंकिंग फर्म में, 20 लोग अदर्स में। ये जो आपके मॉड्यूल में उसके बेसिस पे अपन याद कर रहे हैं ना, और इस लिमिट्स को दिमाग में बैठा लीजिएगा, 10 और 20, 10 और 20। और पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है दोस्तों, ध्यान रखना। मेरिट सर प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो रिस्क शेयर भी होगी, है ना, प्रॉफिट है तो लॉस भी है।
फिर बिजनेस ऑब्जेक्ट सर, पार्टनरशिप का फायदा ये है कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ये फॉर्म नहीं होती। बिजनेस में कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन आ सकता है। म्यूचुअल एजेंसी सर, इसका सबसे बड़ा मेरिट है, पार्टनर्स कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म काम करेंगे, लेकिन एक पार्टनर की गलती, एक पार्टनर की मिस्टेक से पूरे पार्टनरशिप फर्म की वाट लग सकती है मालिक, ध्यान रखिएगा। लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ये एक इसकी लिमिटेशन है। अगर इंसॉल्वेंसी हुई तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स को घर से लाके डिफिसिट को पूरा करना पड़ेगा। गोइंग कंसर्न सर, ये आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप एक नोटिस देके सीवियर कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और रिमेनिंग पार्टनर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं हालांकि, लेकिन मोस्टली फर्म इस केस में डिसॉल्व ही होती है। सक्सेशन सर नॉट पॉसिबल, ऑनरशिप ट्रांसफरेबल सर नॉट पॉसिबल। एक नया पार्टनर आ सकता है, हाँ सर आ सकता है, अगर सारे पार्टनर हाँ करें तो। और इसी अनलिमिटेड लायबिलिटी को, कमी को दूर करने के लिए बॉस लाया गया था एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट, जिसमें उन्होंने 2008 के एक्ट में ये साफ साफ बोला था कि इसमें एलएलपी में लायबिलिटी जो होगी ना दोस्तों, वो होगी लिमिटेड। और इसमें होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, है ना, ध्यान रखिएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं वो लीगल कंप्लायंसेस करेंगे, और सेपरेट लीगल एंटिटी का कैरेक्टर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, परपेचुअल सक्सेशन माना जाएगा। फीचर्स क्या क्या है सर? मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये हाइब्रिड है। किस किस का सर? कॉर्पोरेट और प्रोप्राइटरी फॉर्म का। ये सब हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी लॉ में भी पढ़ा। फीचर्स क्या क्या है सर? अगर कंपेयर करें हम एलएलपी को ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के साथ, तो ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और उसकी मेरिट क्या है सर? मेजर लिमिटेशन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की दूर कर दी एलएलपी लाके। इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी सर किसमें है सर? एलएलपी में है। ऐसा पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी सर एलएलपी में है, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। और पार्टनर्स जो हैं मिनिमम 2, मैक्सिमम 20, लेकिन एलएलपी में मैक्सिमम के लिए कोई क्राइटेरिया दिया हुआ नहीं है। पार्टनरशिप को संभालने का काम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स करता है, जबकि एलएलपी को आरओसी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है सर एलएलपी में थोड़ी सी ज्यादा है, पार्टनरशिप में थोड़ी सी कम है। ये इसकी लिमिटेशन है, तो ध्यान रखिएगा। ये 6-7 पॉइंट्स के अलावा, क्या पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है सर? ऐसा पार्टनरशिप में होता है सर, म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन एलएलपी में तो हम बोलते हैं एवरी पार्टनर इज ओनली एजेंट ऑफ द एलएलपी, नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। तो ये था पार्टनरशिप और एलएलपी के रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस, कुछ कंपैरिजंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं मालिक कंपनी पे, जो कि एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लैग बियरर ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट बिजनेस का। आरओसी में रजिस्टर्ड होते हैं, इनका खुद का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओपीसी एक नया कंसेप्ट लेके आई गए थे जो कंपनीज एक्ट में आया। इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे ये फायदा हुआ कि एक प्रोप्राइटर को कॉर्पोरेट का दर्जा मिल गया। एक ओपीसी जो है कॉर्पोरेट फॉर्म में रजिस्टर्ड हो गया। सेकंड दिया उन्होंने एक स्मॉल कंपनी, जिससे स्मॉल कंपनी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो एसएसआईज होती हैं वो भी अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर पाए। एक और कंसेप्ट आया डॉर्मेंट का, जिसमें आप चाहो तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कोई एसेट होल्ड कर सकते हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, और अभी कोई ट्रांजैक्शन मत करो तो आपको डॉर्मेंट, स्लीपिंग मान लिया जाएगा। बड़ा कैरेक्टर सर 2 तरह से डिवाइड होता है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। खास बातें क्या है सर? इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। ये 3 खास बात कंपनी को बाकी फीचर से अलग करती है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। फिर इसके बाद सर भाई जैसे जैसे कंपनीज जो हैं आईपीओज लाने लग गई, तो अपने को सेबी को भी पावर देने पड़े। सेबी एक्ट 1992 का जो फॉर्मेशन हुआ सेबी का, उस एक्ट से फॉर्मेशन करके हमने देखा कि सेबी मार्केट को कंट्रोल करेगी, कैपिटल मार्केट को, क्योंकि कंपनीज कई बार आईपीओ लाती हैं, एफपीओ लाती हैं, तो पैसा पब्लिक से उठाती हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए सेबी एक्ट और सेबी ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के तहत, अपने फंक्शंस के तहत उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। अब आती है बात ऑब्जेक्ट क्लॉज की सर, वो कहाँ दिया हुआ है? वो एमओए में दिया हुआ है। और इंटरनल रेगुलेशन सर वो एओए में दिए हुए हैं। तो 2 बड़े डॉक्यूमेंट हैं, वो हैं एमओए और एओए। और अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो वो पब्लिक के पास जाकर रिक्वेस्ट करेगी बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, और उस समय उनके ऊपर लगेंगे 2 इंपॉर्टेंट एक्ट, वो है कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट। क्या इनको ऑडिट कराना पड़ेगा? हाँ सर, वही तो हम लोग करते हैं सीए लोग। और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पब्लिश करनी पड़ेंगे, और सेबी जो है ओवरसी करेगा, लुकआउट करेगा कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है और जो भी लिस्टिंग हो रही है शेयर्स की, वो प्रॉपरली हो। इसके लिए लिस्टिंग एग्रीमेंट भी सेबी फॉर्म करवाता है। अब क्या करें सर? सर मोस्टली हमारे यहाँ कौन सी कंपनीज है? बोलो क्या लगता है, प्राइवेट की पब्लिक? सर हमारे यहाँ प्राइवेट का बोल वाला है, पब्लिक थोड़ी सी कम है। दोनों के फीचर्स कंपेयर करें तो सर प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम प्राइवेट में 200, मैक्सिमम
पब्लिक के लिए कोई लिमिट नहीं दी गई। प्राइवेट में आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो, जबकि पब्लिक में फ्रीली ट्रेडेबल होती है। मिनिमम डायरेक्टर्स प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी को बहुत सारी कमिटीज बनानी पड़ती हैं। प्राइवेट के लिए एक खास बात है दोस्तों, वो ये कि वो इनकॉर्पोरेशन होते से ही तुरंत बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो देखा जाए तो प्राइवेट और पब्लिक में ये छोटे छोटे से कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान। तो ये है दोस्तों ओवरऑल चैप्टर नंबर 1 बीसीके में। ध्यान रखिएगा 3 अलग अलग डोमेन, वास्ट, इक्लेटिक एंड एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपांडिंग। सीए लोगों को तो जानकारी होनी चाहिए उनके हर तरह के फेज की, उनके हर तरह के कंटेक्स्ट की। 2 तरह की एक्टिविटी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी की 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। खास बात ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें हमको सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी करना है, तो मार्केट के लिए भी करना है, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिविटी रखनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। ये सब फीचर्स इसमें आ जाते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो रहता है हमारा बिजनेस की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विद कंपैरिजन टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। और खास बात फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या शो करेंगे सर? वो कई बार राइट शो करेगा, कई बार सिंगल राइट्स, कई बार जॉइंट राइट्स। ये बंडल ऑफ राइट शो करेगा। आप अकेले भी बिजनेस कर सकते हो और जॉइंटली भी। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये चैप्टर यहाँ एंड होता है दोस्तों। आप आराम से इस यूनिट 1 का कोई भी कंसेप्ट अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स और हम बोलेंगे इसका गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, तो हम बोलेंगे सर ये तो एम्प्लॉयमेंट है ना। ऐसे छोटी छोटी बातें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है सर? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान भी होना चाहिए, नेचर का भी ध्यान रखना है, तो सर हम बोलेंगे ऑल ऑफ दी अबव। इंडियन कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रेशन करवाता है, यस सर सबका रजिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक का भी होता है, प्राइवेट का भी होता है। फिर क्या हम बोल पाएंगे कि कौन सी कंपनी में मैक्सिमम नंबर 200 होते? तो हम बोलेंगे सर प्राइवेट लिमिटेड में 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। इस तरह से कुछ छोटे छोटे सी चीजें आती हैं। पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है फॉर ट्रेड, फॉर ऑक्यूपेशन, फॉर प्रोफेशन और सोशल एंटरप्राइज। ना सर, सोशल एंटरप्राइज के लिए फॉर्म नहीं किया जाता। जैसे छोटे छोटे सी बातें आती है कि एचयूएफ में क्या हिंदू के साथ सिख फैमिली, जैन फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली, मुस्लिम फैमिली आएगी? तो एचयूएफ कैन कंप्राइज मेंबर्स ऑफ, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। प्रोफेशन में क्या क्या खास बातें होती, क्या क्या नहीं होता। गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कोई बॉडी होती है जैसे हमारी बॉडी आईसीआई है, उसकी तरफ से हमको सर्टिफिकेट मिलता है। स्टॉक मार्केट में एनिमल के 2 रेफरेंसेस बताओ सर? हम जानते हैं बुल्स एंड बियर्स। यह होता है मालिक चैप्टर 1 का रिवीजन एंड ये था एपिसोड नंबर 1। मैं सीए चेतन मंत्री होप करता हूं, आशा करता हूं